Hello everyone, myself Mrs. Preeti Tiwari. In our previous video, we have read the chapter 4, The Mughal Empire, class 7 NCERT book, हिस्ट्री है ना। इसमें हमने देखा था कि कैसे मुगल्स हमारे भारत में कैसे उन्होंने अपना राज्य को इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके बाद हमने रेड फोर्ट के बारे में भी देखा था। फिर हमने देखे थे कि मुगल कौन थे, उनके एंसेस्टर्स के बारे में, है ना। इसके बाद में हमने ये मिनिएचर पेंटिंग थी तैमूराइड एंसेस्टर्स की। मिलिट्री कैंपेन मुगल्स ने कैसे चलाए, हमने इनके बारे में देखा था। इसके बाद ये जो टेबल 1 था, इसमें देखिए बाबर ने कौन कौन से इम्पोर्टेंट बैटल्स फाइट किए थे। फिर ये देखिए उनके बेटे थे हुमायूं, फिर अकबर के बाद हमने इसमें जहांगीर के कैंपेन, शाहजहां के कैंपेन और औरंगज़ेब के कैंपेन के बारे में भी बहुत कुछ देखा था। और आज हम इससे आगे देखेंगे मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मतलब इसकी मीनिंग होती है कि मुग़ल अम्पायर में जो राज्य चलाने का जो तरीका था, उसमें जैसे एक राजा हुआ, अगर उसके बाद जो राजा है नेक्स्ट उसके गद्दी पर कौन बैठेगा, है ना। इसके बारे में हमने देखा। तो चलिए देखते हैं मुग़ल किस तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करते थे। द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोगेनेचर। मतलब प्रीमोगेनेचर का मतलब होता है कि वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, जहाँ पर जो बड़ा बेटा होता है वो अपने पापा के राजगद्दी पर बैठता है। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूराइड्स कस्टम ऑफ कॉपर सीनरी। मतलब कॉपर सीनरी वो सिस्टम था जिसमें जितने भी उसके जो इनहेरिटेंस थे, जो जितनी भी उनकी ज़मीन थी या जितने भी उनकी जागीर थी, जितना राज्य था उनका, सारे बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाता था। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंसेस ऑफ रेबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। अगर हम देखेंगे तो टेबल 1 जो अभी हमने बताया था सभी के बारे में, उसमें हम देखेंगे तो जितने भी मुग़ल प्रिंस हुए उन्होंने अपने जितने भी रेबेलियन किए थे। इसके बाद ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फेयर इनहेरिटेंस का जो डिवीज़न था वो किया गया था। अब आप हमें ये बताइए कि प्रिमोगेनेचर या कॉपर सीनरी दोनों में से कौन सा जो इनहेरिटेंस का जो डिवीज़न है वो फेयर था। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। टेक अ लुक ऑफ एट टेबल 1 वंस अगेन। आप टेबल 1 को अगर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो रूलर्स कैंपेन चलाते थे, है ना, कॉन्स्टेंटली अमंग द रूलर्स हु रिफ्यूज टू अगेंस्ट देयर अथॉरिटी। मुगल केवल उन्हीं के अगेंस्ट में कैंपेन चलाते थे जो उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देते थे। बट एज द मुगल बिकम द पावरफुल मेनी रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलेंटरली। जैसे जैसे मुगल पावरफुल होते जा रहे थे वैसे वैसे लोगों ने उनको उनके साथ होते जा रहे थे और उनकी अधीनता को स्वीकार करते जा रहे थे। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण था राजपूत प्रिंसेस का। इनमें से बहुत से राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी प्रिंसेस की शादी, मतलब अपनी अपनी डॉटर्स की शादी मुग़ल फैमिलीज़ में करनी शुरू कर दी थी और हाई पोजीशन उनको उसमें मिलने लगी थी। लेकिन उसमें से मेनी ने रेसिस्टेड किया था, मतलब उनमें से किसी ने इनकार भी किया था। ये देखिए मुग़ल मैरिजेस विद द राजपूत, किस तरीके से मुग़लों ने राजपूत प्रिंसेस के साथ अपने जो मैरिज संबंध थे वो बनाए थे। जो मदर ऑफ जहांगीर थी, जो कछवाहा प्रिंसेस थी, जो कि राजपूत रूलर थे आम्बेर के, उनकी जो पुत्री थी जिसे आज मॉडर्न में जयपुर कहा जाता है, ठीक है, और महारानी जोधाबाई के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो कि अकबर की पत्नी थी। इसके बाद शाहजहां की जो मदर थी वो डॉटर थी मारवाड़ की जो प्रिंसेस थे, जो कि आज जोधपुर के नाम से जानते हैं। मतलब ये बताते हैं कि किस तरीके से राजपूतों के साथ मुग़लों के संबंध अच्छे थे। सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने रिफ्यूज़ किया था मुग़ल अथॉरिटी को मानना बहुत लंबे समय तक। इसके बाद जब एक बार वो हार गए, है ना, हाउ एवर, अब हार भी गए थे उसके बावजूद भी दे वर ऑनरेबली ट्रीट बाय द मुगल्स। मुग़लों ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। मतलब एक बार हार भी गए थे लेकिन मुग़लों ने उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनके जो वतन जागीर जो थी उनको वापस कर दी
और उनसे केवल ट्रिब्यूट और एज अ गिफ्ट आप हमें टैक्स देते जाइए और आपके उसमें आप ही राज्य कीजिए, केवल हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। द केयरफुल बैलेंस था, डिफीट करते थे लेकिन उन्हें ह्यूमिलेट नहीं करते थे, मतलब एक तरीके से प्रताड़ित करना, बेइज्जती करना और परेशान करना, ये वो नहीं करते थे मुगल। यही कारण था कि बहुत सारे राजा और जो चीफ्टेंस थे उनके अंदर काम करना स्वीकार करने लगे थे और उनका अंपायर बढ़ते चले जा रहा था। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये बैलेंस को बनाए रखना बहुत कठिन काम था, क्योंकि अकबर और बाबर तो खैर ज़्यादा समय तक राज्य किया नहीं था, उसके बाद अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर तक इनको बहुत अच्छे से कहना चाहिए बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया था इसको। लेकिन औरंगज़ेब के समय में देखें ना हमने कितना परेशानी हुई थी, इंसल्ट करना शुरू कर दिया था और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने विद्रोह करने लगे थे औरंगज़ेब के विरुद्ध। चलिए अब आते हैं मनसबदार एंड जागीरदार, कि मनसबदार क्या होते हैं और जागीरदार क्या होते हैं। नाम सुना होगा, जागीरदार सुना हुआ लग रहा है। एज द empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse bodies of people. अब जैसे जैसे अंपायर बहुत ज़्यादा विस्तार से फैलता जा रहा था डिफरेंट रीजन्स में, तो मुग़लों ने क्या किया, इस अलग अलग विभिन्न, अब देखो हमारा भारत तो है ही विभिन्नता का देश, अलग अलग विभिन्नता वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें भाषाएं अलग है, ग्रुप अलग है। तो इतने बड़े विशाल देश को चलाने, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग भागों में इसको बांट दिया। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, उन्होंने कुछ हिस्से पे ईरानियंस को, इंडियंस को, मुस्लिम्स को, अफगान्स को, टर्किश को, राजपूत को, मराठाओं को अलग अलग पूरे एरिया में बांट दिया रखा था। दोज पीपल हु जॉइन मुगल सर्विस दे वर एनरोल्ड एज मनसबदार, और जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी राजा या जो भी कहना चाहिए राजा मुगलों की अथॉरिटी को स्वीकार कर लेता था वो मनसबदार कहलाता था। टर्म जो है मनसबदार रेफर करता है एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि एक मनसब, एक पोजीशन होती है, जैसे एक पोजीशन होती है ना क्लास का मॉनिटर है ना, कोई इंचार्ज, सेम वैसे ही एक पोस्ट होती थी मुगलों के समय में मनसब। अब जो मनसब रैंक है वो मनसबदार हुआ। एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था, जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक के मार्क्स मिले तो आपके इतने ग्रेड हैं, आपके वहाँ से वहाँ तक के ग्रेड में जो आपको ABCD ग्रेड मिलते हैं ना आपके रिजल्ट्स में, दैट्स लाइक। अब एक तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल ने फिक्स कर रखा था। पहला रैंक, सेकंड सैलरी, थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रैंक और सैलरी जो थी वो डिटरमाइंड होती थी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट, एक तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यू थी जिसे जाट कहा जाता था, उसके द्वारा जो सैलरी है और रैंक है वो डिटरमाइन किए जाते थे। द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी, मतलब जो जाट होती थी, जो नंबर होता है एक तरीके का, जैसे मान लो किसी के पास 500 जागीर है, किसी की पोजीशन 200 है, किसी की पोजीशन फर्स्ट है, तो जितने ज़्यादा मतलब हायर जाट होते थे, मतलब जितनी ज़्यादा हायर न्यूमेरिकल नंबर होता था वैल्यू वाला, उतनी ज़्यादा उसकी प्रेस्टीज होती थी और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होती थी, उतना ही ज़्यादा हाई पोजीशन उसको नोबल के रूप में मुगलों के कोर्ट में दी जाती थी। मनसबदार का जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिक्वायर करता था कि वो मेंटेन करेगा स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर्स और कवलरी मैन, है ना। अब मनसबदार को कुछ मिलिट्री स्पेसिफाइड जो कहना चाहिए एक तरीके सा क्षेत्र वाला होता है, जिसमें कि देखेंगे हम अभी। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट दैम रजिस्टर्ड, उनका नाम रजिस्टर्ड करता था। कवरली मैन का मतलब होता है जो मनसबदार होते थे वो मेंबर्स हायर करते थे, है ना, खुद काम नहीं करते थे, मेंबर हायर करते थे जिनको कैवरली मैन कहा जाता था, जिनके पास बहुत सारे घोड़े वगैरह होते थे और काम करते थे, वो घोड़े प्रोवाइड कराते थे मिलिट्री के लिए, सेना प्रोवाइड कराते थे, वो मनसबदार काम उनसे कैवरली मैन से कराया करता था।
और बदले में उनको उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, जहाँ जहाँ जितनी जितनी जागीर थी उनके पास, टैक्स कलेक्ट करके उनको सैलरी के रूप में भी देता था, और जो बच जाता था वो अपने पास खुद की सैलरी भी वो उसी से निकालता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। जो मनसबदार होते थे वो खुद की सैलरी भी उसी रेवेन्यू असाइनमेंट से, जिसको जागीर कहा जाता था, उससे निकालते थे। विच वर समवॉट लाइक इकतास, जिसको कहा जाता था इकतास। हमने एक बार पढ़े थे ना प्रीवियस चैप्टर में इकतास के बारे में। बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। क्या होता था, जो मुक्तीज होते थे वो अपने ही क्षेत्र में, जहाँ से उनको, जिस जागीर में वो रहते थे, वहीं से वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, उसी मतलब क्षेत्र में वो रहते थे। और जो मनसबदार थे, मनसबदार को ज़रूरी नहीं था कि वो जिस क्षेत्र के मनसबदार बनाए गए हैं वो उसी क्षेत्र में रहें। वो किसी न किसी से दूसरे से काम कर लेते थे, और उनसे टैक्स कलेक्ट कर लेना, मतलब वो भी एक मेंबर अपॉइंट कर देते थे जो कि उनका काम किया करते थे। They only had rights to the revenue of their assignment which was collected for them by their servants। वो अपने नौकर लगा देते थे और वो उनके द्वारा सैलरी उनके जगह में वो कलेक्ट किया करते थे। ये देखिए मिलिट्री कैंपेन का डायग्राम। मनसबदार themselves served in somewhat part of the country। मनसबदार जो थे वो खुद ही उस क्षेत्र को देखभाल किया करते थे, उसके बारे में जो अच्छा बुरा जो भी उस क्षेत्र का, वो मनसबदार ही देखा करता था। इन अकबर रीजन these jagirs were carefully assessed so what their revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार। अकबर के रीजन में क्या था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जागीर को बहुत ही केयरफुली देखा जाता था, मैनेज किया जाता था कि जो मनसबदार की सैलरी जो थी वो इक्वली उनसे जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था राजा को देने के बाद भी उसके पास आराम से बच जाता था, मतलब सैनिकों के लगभग थोड़ी सी ज़्यादा उसकी सैलरी हुआ करती थी। बट औरंगजेब ने क्या किया, रीज़न वॉज दिस वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। अब क्या हुआ कि जो औरंगजेब के समय में, जब अकबर के समय में तो सैलरी भी निकल जाती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद राजा को भी दे देते थे और उसी से उसकी सैलरी भी निकल आती थी। लेकिन अब औरंगजेब के काल में ये बिल्कुल भी मतलब आसानी से नहीं जा रहा था कि जो कलेक्ट होता था रेवेन्यू, वो जो ग्रांटेड सम थी, जितना उसको देना रहता था वो उससे कम होता था, मतलब जो राजा को देना होता था उससे बहुत कम हुआ करता था। देयर वॉज ऑल्सो यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अब क्या था, मनसबदार की संख्या भी औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख दी थी, विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। अब उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था कि अब हमारा नंबर कब आएगा, जब हमें जागीर मिलेगी या जब हमें, और औरंगजेब कभी भी जागीरदार बदलते रहता था। अब लोगों को ये लगता था कि हम जैसे एक बार है ना विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर उनको टिकट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर कोई और बनता है। दैट्स लाइक दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड द शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। अब यही हुआ कि मनसबदार तो बढ़ रहे थे क्योंकि ज़मीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी ना, जागीर तो उतनी ही रहेगी, लेकिन क्या था, मनसबदारों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो अब क्या था, उनके पास में जागीर की संख्या कम हो रही थी। रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे जो जागीरदार थे ट्राइड किया कि एक्स्ट्रा किसी तरह, अब राजा को भी टैक्स देना है, खुद की सैलरी भी निकालनी है, और जो सेनाएं हैं उनकी सैलरी भी निकालनी, तो वो क्या कर रहे थे, फार्मर्स के ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स का बोझ डाल रहे थे। औरंगजेब इन सबको कंट्रोल करने के लिए अनेबल रहा, और ये डेवलपमेंट लास्ट के समय पे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जितने भी किसान थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। जाट एंड ज़मींदार्स, ये देखिए किस तरीके से एक गरीब को शाहजहां रीजन में है, और किस तरीके से एक करप्ट ऑफिसर, देखिए किस तरीके से ज़्यादा बहुत सारा टैक्स ले रहा है, और किसान किस तरीके से गरीब, और ये नीचे देखिए है ना किस तरीके से टैक्स कलेक्टर जो है परेशान कर रहा है उसको। ये देखिए, ये जो है अपना, देखिए ये दिख रहा है, ये मनसबदार,
इसने टैक्स कलेक्ट किया, राजा को दिया, और ये देखिए किस तरीके से कलेक्ट कर रहा था, गरीब किसानों को कितना परेशान कर रहा है, उसके बाद वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था। चलिए, जाट एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। जो किसानों का जो प्रोड्यूस था उस पर मुगलों का टैक्स डिपेंड करता था। मोस्ट प्लेसेस पे जो पीजेंट्स मतलब किसान हुआ करते थे वो अपने रूरल एलाइट्स के द्वारा टैक्स पे करते थे। एलाइट्स मतलब एक हेडमैन हुआ करता था लोकल चीफटेन में, उन्हीं को दिया करते थे। द मुगल यूज वन टर्म जमींदार्स, तो फिर उनको एक टर्म इस्तेमाल किया मुगलों ने जिसका नाम था जमींदार्स। द डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएट्स, मतलब वो इंटरमीडियरीज था, वेर दे लोकल हेडमैन और विलेजेस पावरफुल चिफ्टेंस। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा पावरफुल एक व्यक्ति गांव का मुखिया हुआ करता था जो कि जमींदार होता था पुराने समय में। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडारमल, नाम सुने होंगे, अकबर के 9 रत्नों में से एक था, कैरीड किया था एक सर्वे क्रॉप यील्ड्स का, मतलब किस ज़मीन पे कितनी फसल होती है, उस हिसाब से प्राइसेस भी थे और उस हिसाब से कल्टीवेटेड जो लैंड था वो 10 साल के लिए लागू किया जाता था, 1570 से 1580 के बीच में। द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस डाटा के अनुसार अगर हम देखें, टैक्स वॉज फिक्स्ड था एक कैश कहना चाहिए हर क्रॉप के ऊपर कैश में। ईच प्रोविंस वॉज टू डिवाइड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विथ इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। हर फसल के लिए कुछ एक फिक्स सर्कल था रेवेन्यू का, वो उनको देना पड़ता था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जैप्ट, इसे जैप्ट के नाम से जाना जाता था। इट वाज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। गुजरात एंड बंगाल के कुछ हिस्सों में ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ एरियाज़ में जो जितने भी ज़मींदार हुए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। द एक्सप्लोरेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव दैम टू रेबेलियन। समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ सेम कास्ट अलाइड इन रेबेलियन अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। क्या हुआ था कि कुछ पावरफुल हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था, किसानों के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ विद्रोह भी छेड़ दिया था। द पीसेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। अब ये जब विद्रोह करने लगे थे तो इससे मुगल स्टेबिलिटी जो थी, मतलब एक तरीके से स्टेबल हो जाता ना इंसान, तो कोई उन्हें हिला नहीं सकता। लेकिन बार बार जो विद्रोह हो रहे थे उससे पूरी तरीके से स्टेबल उनका एम्पायर नहीं हो रहा था 17th सेंचुरी के अंत होते तक। इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल learn more about the chapter. Thank you everyone.